हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एडी सक्सेस पॉइंट। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट वीडियो में हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होते हैं? ये कैरियर होते हैं, यानी ये हमारे फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं। जब हम अपना फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए इनमें हम इंसर्ट करते हैं तो ये बनते हैं फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और फिर इसी प्रोसेस को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वेक्टर यूज़ होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने PBr322 वेक्टर लिया है। ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है और इसमें PBr322 का मतलब क्या होता है? P से होता है प्लाज्मिड और B और R ये जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि इसको लैब में आर्टिफिशियली बनाया गया था। तो बोलिवर और रोड्रिग ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसको बनाया था। और 322 जो होता है ये ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस बताता है कि कितने नंबर पे इसको बनाया गया था। तो PBr322 लैब में आर्टिफिशियली बनाया था बोलिवर एंड रोड्रिग ने। अब इसकी लेंथ की बात करें तो ये 4361 बेस पेयर का होता है ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी सुटेबल वेक्टर के अंदर या आइडियल वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट है साइज। वेक्टर की साइज स्मॉल होनी चाहिए ताकि हमें इंसर्ट कराने में आसानी हो। सेकंड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट्स होना चाहिए। ORI साइट जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ORI साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जब इसमें हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देंगे तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहीं से कॉपी बनना शुरू होगा। अब थर्ड होता है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कहाँ पे कट कर सकता है। अब ये क्लोनिंग साइट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे और वहाँ पे हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। तो PBr322 में टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट है। PST1, PVU1, EcoR1, CLE1, HindIII, BAMH1, SAL1 और PVU2। ये टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं PBr322 में। यहाँ पे ये अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स हैं। टोटल 8 जगहों पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते हैं। यहाँ कट करेंगे और यहीं पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए, यहाँ पे जो हमारा डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यानी लाइगेट कर सकते हैं। तो टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यहाँ पे इस वेक्टर में 8 साइट बने हुए हैं। जैसे EcoR1 जो सबसे फेमस हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका साइट यहाँ पे बना हुआ है। इस रीजन में EcoR1 का साइट है। यहाँ पे जो हम नॉर्मली RDT में जिस एंजाइम का यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो EcoR1 होता है और वो यहाँ पे कट करता है। ये उसका साइट है। तो EcoR1 का मतलब क्या होता है कि E से इशेरेशिया और CO से कोलाई। तो इशेरेशिया कोलाई से इसको निकाला गया था और R जो है यहाँ पे वो स्ट्रेन है। और फर्स्ट का मतलब कि किस बैक्टीरिया से फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पे इसको निकाला गया था। तो ये EcoR1 का साइड है। ऐसे ही HindIII यहाँ पे दिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और D क्या है? स्ट्रेन है। थर्ड ये नंबर बताता है कि कितने नंबर पे इसको निकाला गया था। तो PBr322 में टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होती हैं। अब नेक्स्ट है सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। इन्हीं को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आगे चल के, और ये सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। किस चीज़ को सेलेक्ट करने में? हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते हैं जिनके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हुआ है, उसको ये सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका नाम है सेलेक्टेबल मार्कर। कैसे करेंगे? जैसे हमने एक वेक्टर लिया और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से दोनों को कट कर लिया और इसके बाद से इनको लाइगेट कर दिया, यानी यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इसको E. कोलाई के अंदर हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे E. कोलाई में गया है कि नहीं, क्योंकि जो कल्चर हम लेते हैं उसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया हो, और हमें तो सिर्फ आगे रिकम्बिनेंट डीएनए ही चाहिए, हमें अपना ट्रांसफॉर्म्ड सेल चाहिए। तो यहाँ 2 तरह के सेल बनेंगे। एक सेल ऐसे होंगे जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया होगा,
और दूसरे बैक्टीरियल सेल ऐसे होंगे जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया होगा। तो हमको ये वाले तो चाहिए नहीं, हमको सिर्फ ये वाले चाहिए जिनके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए गया है। तो इसी के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज़ करते हैं। वो क्या करेंगे, इस वेक्टर में हम देख सकते हैं कि दो सेलेक्टेबल मार्कर के जीन हैं, एक AMPR और एक TETR। AMPR का मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और TETR का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट बनी हुई है, एक PST1 है, दूसरा PVU1 है। और यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ भी हैं, BAMH1 और SAL1, इन दोनों की यहाँ पे साइट है। तो ये जो दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, इनमें से हम किसी भी एक का यूज़ करके और अपने ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करेंगे। कैसे, हमारे वेक्टर के अंदर पहले से ही है। अब मान लेते हैं हम कि एम्पीसिलिन वाले को लेके हमें आगे काम करना है, तो हम इसको हटा देंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, और ये रहने देंगे। अब होगा क्या कि जो नॉर्मल ई कोलाई होते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता है, और हमने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए गया होगा, यानी उस वेक्टर के अंदर क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, एम्पीसिलिन। तो हम इन बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करते हैं। ऐसा मीडियम जहाँ पे पहले से ही क्या रखे, जहाँ पे पहले से ही क्या होगा, एक एंटीबायोटिक होगा। तो यहाँ एम्पीसिलिन होगा, एम्पीसिलिन वाले मीडियम में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में जब हम इन बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया है वो तो इसमें जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। पर वो बैक्टीरिया जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है उनके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, यानी वो नॉर्मल ई कोलाई होंगे, उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो मर जाएंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस जीन है नहीं। तो जब एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफ़र किए हम सभी बैक्टीरिया को, तो जिनके अंदर rDNA यानी रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है वो सब मर जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ वो सेल बचेंगे जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया है। तो इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक सिलेक्शन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, यानी जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया है, सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। किसके हेल्प से, सेलेक्टेबल मार्कर यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसी के हेल्प से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है सेलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन। और दो होते हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इनमें से किसी भी एक का हम यूज कर सकते हैं आगे अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को सेलेक्ट करने के लिए। और जब यहाँ पे हमें फाइनली रिकम्बिनेंट डीएनए वाले सेल सेलेक्ट हो जाएंगे तो आगे चल के हम उनसे अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से ये जीन हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हमें अपना प्रोडक्ट बनाने में। तो अब ये जो वेक्टर हैं ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होते हैं। प्लांट के लिए हम TI प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और एनिमल सेल में अगर हमें करना हो ट्रांसफॉर्मेशन तो हम वहाँ पे रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं, और अगर बैक्टीरियल सेल में करना है तो हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लांट सेल के अंदर कैसे हम TI प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो किसी भी सुटेबल वेक्टर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि साइज छोटा होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उसके पास, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सके, और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होने चाहिए ताकि आगे चल के वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट कर सके। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।